नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम टेंस के वीडियोस देख रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो टेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर हम टेंस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, जिनसे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हम अब उसको बहुत ही आसान बना के देखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमारी जैसा कि पहले के जो वीडियोस है उसमें बात हुई है कि टेंस में सबसे पहले आप ये सीखिए कि कौन से टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो हमने बोला कि दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनमें ये शो होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा था, ऐसा शो करने वाले सारे सेंटेंसेस किस में लिखे जाते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास जो पॉइंट है, हम इसे लिखने का तरीका जो है वो फिर हमारे पास फॉर्मूला आता है कि सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा हमारे पास स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे दिमाग में एक सेंटेंस आया कि हम एग्ज़ाम दे रहे थे। हम एग्ज़ाम दे रहे थे, जैसा ही ये सेंटेंस हमारे दिमाग में आया कि अच्छा ये एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा था, इसका मतलब कौन सा टेंस होएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब सबसे पहले सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने का काम कौन कर रहे हैं? वी। फिर ऑब्वियसली इस एम आर में से जो है हमारे वॉज या वर में से जो है हमारे पास किसका यूज़ होएगा? वर का। एक वचन है तो वॉज, बहुवचन है तो वर। अब हमने बोला कि वी वर टेकिंग एन एग्ज़ाम, तो वो हमारे पास पॉइंट ये है कि गिव को देना कहते हैं, टेक को लेना कहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आप हमेशा याद रखें कभी भी गिव का प्रयोग ना करें, टेक का प्रयोग करें। ये इंग्लिश का एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप ज़रूर दिमाग में रखें। अब आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा है, आप वॉज या वर्क के बाद में क्या लगा दीजिए? नॉट। वी वर नॉट टेकिंग एन एग्ज़ाम। अब वहीं पे देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। इंटरोगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है, आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख लीजिए। तो हमने बोला वर वी टेकिंग एन एग्ज़ाम। और वहीं पे अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो उसको आगे ले लीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा? वर वी नॉट टेकिंग एन एग्ज़ाम। तो देखिए एक बार एक सकारात्मक वाक्य, एक अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने फॉर्मूला के तहत बन जाता है तो उसे नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है साथियों। लेकिन इसी के साथ हमारे पास जो WH वर्ड है, अगर वो लगाना है कि हम एग्ज़ाम क्यों दे रहे थे, तो यहाँ वाई लिख लीजिए। कैसे दे रहे थे तो हाउ लिख लीजिए। कहाँ दे रहे थे तो वेयर लिख लीजिए। तो एक बार एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं हम, तो उसके बाद में हमारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। ये तो था एक बेसिक कि किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और हम उसके साथ डील किस तरह से करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर हमारे पास आता है एक फार्मूला, और फार्मूला जो है हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर वाइल के साथ दो सब्जेक्ट्स अगर जुड़े हुए हैं, क्या है? वाइल के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, उपवाक्य जुड़े हुए हैं, तो एक उपवाक्य अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो दूसरा उपवाक्य, और वाइल हमेशा और हमेशा कंटिन्यूटी को शो करता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा। लेकिन वहीं पे आप ध्यान रखें कि बहुत बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बनते हैं जिसमें आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे तो मीनिंग के हिसाब से सही नहीं बैठता, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा एक बेसिक फार्मूला हमारे पास। इसी पे बेस्ड हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि वाइल के बाद में पास्ट के चारों टेंसेस में से जनरली कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि आई वॉज रीडिंग अ बुक while she was watching TV। जैसे हमारे पास
वाइल के जो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास पैरेलल एक्शन को शो करते हैं कि जब कोई एक एक्शन चल रहा होता है तो उसकी पैरेलल में कोई दूसरा एक्शन जब चल रहा होता है तो उसको शो करने के लिए वाइल का प्रयोग करते हैं कि जब मैं एक किताब पढ़ रहा था तभी वह टीवी देख रही थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में आप वाइल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि मैं जब बोल रहा था तो वह सुन रहा था, तो आई वॉज स्पीकिंग वाइल ही वॉज लिसनिंग। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। फिर हमने बोला कि अच्छा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो वाइल के बाद में आपको टेंस पूछा गया है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही आता है। इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में अगर वाइल से पहले पूछा गया है तो आप बोलेंगे कि दोनों आ सकते तो फिर क्या करें, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि शी डैश 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 हर वॉच वाइल शी वॉज प्लेइंग। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन दोनों लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और वॉज लूजिंग भी लिख लेते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो सिंपल पास्ट, ये लिखे तो सिंपल पास्ट और ये लिखे तो पास्ट कंटिन्यूस। तो अब दोनों में से कौन सा लिखें, तो वहाँ पर आपको दिमाग में रखना होता है कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा, लेकिन कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हमारे पास बनते हैं जिसमें अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिख लेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बैठेगा, एक अजीब सा मीनिंग हमारे पास बैठेगा। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर वॉज लूजिंग लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या बनेगा कि जब वह खेल रही थी तो वो घड़ी खो रही थी। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जब वो खेल रही थी तो वो घड़ी खो रही थी। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर ये सेंटेंस का मीनिंग सेट नहीं बैठेगा, फिर आंसर निकल के आएगा क्या, शी लॉस्ट हर वॉच वाइल शी वॉज प्लेइंग, यानी जब वो खेल रही थी तो उसकी घड़ी खो गई थी। तो ये फॉर्मूले में जो है ये बेसिक चीज़ भी आप दिमाग में रखें। तो ये एक बेसिक लेवल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन और भी अगर हम एडवांस्ड जाना चाहें तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और कहीं कहीं इस चीज़ को ज़रूर आप देखें। और अगर दोनों ऑप्शंस बैठते तो एक एक को ऑप्शन को लगाकर आप देखिए, तो अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ऑप्शन में सही मीनिंग नहीं बैठती है तो आप ज़रूर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें। तो ये हमारे पास पॉइंट था कहीं कहीं पास्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप ज़रूर और ज़रूर दिमाग में रखें। इसके बाद में जो है हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम बेस सीखते हैं, पहले चीज़ों को समझते हैं और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस को लिखा जाता है। तो दुनिया के ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिसमें यह बोध होता है कि कोई भी कार्य, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्य पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था या हो चुका था। वापस ध्यान से सुनिएगा, इसको अप्लाई भी करेंगे हम। दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें क्या बोध होता है कि कोई भी कार्य पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था या हो चुका था, पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको लिखने का जो तरीका है वो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है कि सब्जेक्ट के बाद में आप हेड लिखें, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला द ट्रेन डिपार्टेड बाय 10 PM yesterday। पहले एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमेशा याद रखिए समय के किसी भी एक्सप्रेशन से पहले अगर बाई लिखा हुआ है ना, तो कोई भी टाइम के एक्सप्रेशन से पहले अगर बाई लिखा हुआ है तो उस टाइम के एक्सप्रेशन को समझने के लिए उसकी जगह क्या लिख लीजिए आप, बिफोर। उसका मीनिंग सेम है। तो बाई 10 PM yesterday यानी कल रात 10 बजे से पहले। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत सही लगता है कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सही लग रहा है।
तो स्ट्रक्चर वाइज तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन अब हम देखते हैं मीनिंग वाइज। मीनिंग वाइज क्या बैठ रहा है ये सेंटेंस कि कल रात 10 बजे से पहले ट्रेन गई थी। इसका मतलब ये है कि ट्रेन के जाने का एक्शन पास्ट टाइम के इस निर्धारित समय से पहले हुआ था, और ऐसा शो करने वाले सेंटेंसेस हमेशा और हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैड डिपार्टेड। अगर ये यहाँ पे बाई नहीं लिखा हुआ होता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ पर ये बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये समय से पहले। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से ये पहला डायरेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि दुनिया के सारे सेंटेंसेस जिसमें क्या बोध होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था, ऐसा शो करने वाले सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला ही टोल्ड मी दैट he made a mistake। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, बहुत ही आसान है, पहले समझिए चीजों को। he told me, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस, यानी उसने मुझे कहा था। सिंपल सा है। इसका मतलब ये क्या हो कि पास्ट टाइम में उसने मुझे कहा था क्या, कि उसने एक मिस्टेक की है। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उसने मुझे पास्ट टाइम में कहा था, लेकिन मिस्टेक तो उससे भी पहले की ही है। इसका मतलब कि मिस्टेक करने का जो कार्य है, मिस्टेक करने का जो एक्शन है, वो इससे भी पहले किया गया था। इसका मतलब कि उसके कहने से पहले उसने मिस्टेक की थी। इसका मतलब ये है कि मिस्टेक करने का कार्य इससे भी पहले हुआ था। इसका मतलब कि पास्ट टाइम से भी, इस कंडीशन से भी पहले हुआ था। तो यहाँ पर आप हैड मेड आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए और आएगी, वो ये है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट जो ये शो करता है कि ये कार्य पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था, तो उसको लिखने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बोला कि उसने मुझे कहा था, इसका मतलब पास्ट टाइम में कहा था, तो गलती तो उससे भी पहले की गई थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप प्लीज और प्लीज जरूर दिमाग में रखें। चलिए इसके ऊपर बेस्ड पहले बेसिक सेंटेंसेस का बात करते हैं। हमने जैसे बोला कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड बाय 10 PM yesterday। अब इस तरह के सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा देना है, नॉट। तो हमने बोला द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड बाय 10 PM yesterday। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है बहुत ही आसान है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लीजिए। तो हमने क्या बोला, हैड द ट्रेन डिपार्टेड बाय 10 PM yesterday। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, हैड द ट्रेन नॉट डिपार्टेड बाय 10 PM yesterday। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपने बना लिया तो उससे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब कुछ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। बस आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना होता है, राइट। तो ये तो था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, जो हमने पहले बात की है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें ये शो होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था, तो उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम जाते हैं इसी में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो है
मैं पहले हिंदी से शुरुआत करता हूँ, फिर हम सीधे शॉर्टकट पे आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जैसे सेंटेंस है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। या फिर हमने बोला कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी थी। अब मैं ये चाहता हूं कि कहीं कि पहले हम थोड़ा सा बेसिक तरीके से सीखते हैं, फिर हम डायरेक्ट किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को करते हैं हम सीखेंगे। बहुत ही आसान है साथियों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले हैं कि कोई भी सेंटेंस में बिफोर के साथ अगर दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं तो एक हमारे पास जो है कहीं कहीं अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो दूसरा हमेशा और हमेशा हमारे पास क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। उसी तरह से अगर बिफोर के साथ दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, सॉरी, अगर आफ्टर के साथ दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं, एक क्लॉज अगर जो है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरा हमेशा और हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि हमने बोला मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहले लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बिफोर। अब दो एक्शंस हुए, एक तो मेरे स्टेशन पे पहुंचना और एक ट्रेन का जाना। तो इस तरह के वाक्यों में जो पहला एक्शन होता है, जो फर्स्ट एक्शन है, जो पहले हुआ है, उसको आप हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकंड एक्शन है उसको आप सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे आप, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे तो इन दोनों में से पहला एक्शन कौन सा हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हमने बोला ट्रेन का जाना पहला एक्शन है, तो हमने बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो द ट्रेन, सब्जेक्ट के बाद में हेड, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखें कि ट्रेन, बस या एरोप्लेन के जाने को गो नहीं कहते हैं, डिपार्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेकंड एक्शन हमारे पास है स्टेशन पे पहुंचना, तो स्टेशन पे पहुंचना सेकंड एक्शन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली सिंपल पास्ट टेंस, तो आई रीच्ड द स्टेशन। तो वही हमारे पास है कि सबसे पहले आप ये देखिए जुड़े हुए किससे, पहले, आफ्टर, ये बिफोर से, फिर पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखे, सेकंड एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस में लिखे। अब हमारे पास है कि इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि बिफोर के साथ अगर दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे, तो अभी इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन had departed। तो वही हमारे पास है कि चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, लेकिन फॉर्मूला बेसिक फॉलो होगा कि बिफोर के साथ दो क्लॉजेस उपवाक्य जुड़े हुए हैं, एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो बिफोर के बाद वाला हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होना ही चाहिए। अब दोनों में से आपको कोई भी पूछे, टेंस पूछे, खाली जगह में पूछे, आपको फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए, राइट। अब उसी तौर पे हम बात करते हैं इसकी। तो हमने बोला कि आफ्टर से दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, हमने बोला कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी थी, तो इसका मतलब पहले कौन सा एक्शन हुआ, मेरे स्टेशन पे पहुंचना। और फर्स्ट एक्शन को आप हमेशा किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। अब पहले लिखे या बाद में तो आता है फॉर्मूला,
कि बाद में लिखा जाएगा इसको आफ्टर के। तो मेरे स्टेशन पे पहुंचना जो है वो फर्स्ट एक्शन है, तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन। और ट्रेन का जाना पहला एक्शन है, सिंपल पास्ट टेंस, तो द ट्रेन डिपार्टेड। अब आप चाहे इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन डिपार्टेड, बात सेम ही है, लेकिन फॉर्मूला इसी तरह से जो है हमारे पास होएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये आपके सामने नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट इंग्लिश का सेंटेंस भी लिखा हुआ है, तो हम कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि पहले कौन सा एक्शन हुआ और सेकेंड एक्शन किस तरह से हुआ। इन सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आप और भी थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी? कि देखिए बात वही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में किसको लिखा जा रहा है, कि जो पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था। जैसे द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो पास्ट टाइम में एक एक्शन हुआ, कौन सा? मैं स्टेशन पहुंचा था, तो ये पास्ट टाइम में हुआ। लेकिन ट्रेन तो उससे पहले गई, तो पास्ट टाइम में इस निर्धारित समय से पहले ये एक्शन हुआ ट्रेन का जाना, तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए बेस वही है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था तो उसको लिखने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखें। अब हम एक काम करते हैं कि कुछ दो सेंटेंसेस और इसी पे बेस्ड जो है कहीं डायरेक्ट करते हैं। अब हिंदी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही फेमस आपने जो है कहीं कहीं सेंटेंस पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो हमारे दिमाग में एक सेंटेंस आया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस सेंटेंस को अगर दिमाग में आता है तो डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले को क्या लिखेंगे हम? बिफोर। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसका मतलब कि मरीज का मरना कौन सा एक्शन है? फर्स्ट एक्शन। और फर्स्ट एक्शन को आप किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले लिखेंगे कि बाद में? तो हमने बोला बिफोर से पहले लिखेंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड। अब दूसरा है कि डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर का आना, सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट टेंस, तो ऑब्वियसली हमने लिखा कि द डॉक्टर अराइव्ड। अब इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड। बात सेम ही है, लेकिन फॉर्मूला देखिए वही अप्लाई हो रहा होगा। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, तो हमने बाद के लिए क्या लिखा? आफ्टर। अब डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, तो हमने लिखा कि बहुत ही सिंपल सा हमारे पास कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है कि यहाँ फर्स्ट एक्शन कौन सा है कि डॉक्टर के आने के बाद, तो डॉक्टर का आना फर्स्ट एक्शन है। अब फर्स्ट एक्शन को किस में लिखेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे कि बाद में? तो हमने बोला आफ्टर के बाद में। तो हमने बोला कि द डॉक्टर हैड अराइव्ड। और पेशेंट का मरना सेकेंड एक्शन है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली द पेशेंट डाइड। अब हमारे पास है कि कहीं न कहीं जो है इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या? आफ्टर द पेशेंट, सॉरी, द डॉक्टर हैड अराइव्ड द पेशेंट डाइड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सेंटेंस जो है कहीं कहीं फॉर्म कर सकते हैं। इस दस दैट कि हमारे दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड वो कहीं ना कहीं क्लियर रहना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आपको बस छोटे छोटे स्टेप्स में ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद क्या आएगा, पहले क्या आएगा, बिफोर के बाद क्या आएगा, पहले क्या आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़रूरी फॉर्मूला है, इसको प्लीज़ किसी भी हालत में भूलें ना आप।
एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, जो कि हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो है हम एक काम करते हैं, हम जो है स्टेप वाइज जो भी पढ़ा है हमने पास्ट के टेंसेस में उसको हम समझते हैं और फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। TS का मतलब है टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस भी समय आप सेंटेंस बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो टाइम ऑफ स्पीकिंग है। F यानी फ्यूचर टाइम, P यानी पास्ट टाइम। दुनिया के ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिसमें ये बोध होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में हुआ था, कभी भी हुआ था लेकिन पास्ट टाइम में हुआ था, उसको शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का। दुनिया के सारे सेंटेंसेस जिसमें ये बोध होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा था, तो उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें ये बोध होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी निर्धारित समय से पहले हुआ था या पहले हो चुका था, तो उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का। कोई भी एक्शन अगर पास्ट टाइम में चल रहा था तो उसको शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। लेकिन कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ था या किसी पीरियड ऑफ टाइम से चला आ रहा था, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन चल रहा था और आगे भी चलने की संभावना थी, ऐसा शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। वापस ध्यान दीजिएगा। दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें ये शो होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में चल रहा था लेकिन वो किसी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से चला आ रहा था, ऐसा शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के बाद में आप हेड लगाइए, हेड के बाद में आप बीन लगाइए, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और समय दिया हुआ है तो सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाइए और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाइए। तो अब हमारे पास आता है एक्सक्यूज मी, स्ट्रक्चर पे बेस्ड। हमने बोला कि मनु हैड बीन क्राइंग सिंस 3 PM। मनु 3 बजे से रो रहा था। तो अगर हम मैं सिर्फ इतना लिखूं कि मनु रो रहा था तो मनु वॉज क्राइंग। लेकिन मनु 3 बजे से रो रहा था तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर सिंस या फॉर प्लस टाइम आ गया, तो वहाँ पर आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगा। और इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह से कि लिख लिया कि सॉरी, और आपको बोला कि कहाँ गलती है, तो गलती यहाँ है, क्योंकि सही क्या है ये है। आपको खाली जगह में भी दे रखा हो तो आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम आया है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो हमारे पास बनता है यहाँ से कि कोई भी सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर का प्रयोग पूछा गया है या दिया हुआ है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कोई भी कार्य के स्टार्ट होने का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, और किसी भी तरह का पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आएगा। ठीक है, ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको दिमाग में रखें। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप प्लीज़ और प्लीज़ टेंस के लास्ट में जो हमारे पास है उसमें आप ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है बहुत ही सिंपल सा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सिंपल, और वो है हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। तो उन्होंने बोला दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें यह बोध होता है कि कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में होगा जिसका होना निश्चित नहीं है,
क्योंकि अगर किसी एक्शन का फ्यूचर टाइम में होना निश्चित हो गया है तो हम पढ़ा है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में होगा ऐसा शो करने वाले सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करें और विल या शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आएगी और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप शैल का प्रयोग करें, अगर उसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग करें। ये एक बेसिक फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट है जिसको आप हमेशा दिमाग में रखें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि वी शैल कॉल यू, हम आपको कॉल करेंगे, तो फ्यूचर टाइम में कोई काम होगा तो ऑब्वियसली फ्यूचर पर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है, वी शैल नॉट कॉल यू। इंटरोगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली शैल वी कॉल यू। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसको आगे ले लीजिए, शैल वी नॉट कॉल यू। तो एक बार एक अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि कोई भी सेंटेंस में आप चाहें तो विल नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वोंट, और शैल नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, शेंट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप दिमाग में रखें। अब इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि देखिए विल, आई विल कॉल यू भी तो हो सकता है, मतलब कि वी विल कॉल यू भी तो हो सकता है। आई और वी के साथ तो विल का प्रयोग होता है और आजकल मॉडर्न ग्रामर में तो ऐसा होता ही है, सिंपल है। तो हमने बोला देखिए ऐसा नहीं है, जनरली आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कुछ स्पेशल परिस्थितियों में आप वी और आई के साथ विल का प्रयोग करें और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। सो अगर किसी सेंटेंस में धमकी देने का, वादा करने का, किसी दृढ़ निश्चय की बात करती है या किसी बात पर जोर दिया गया है, इन चारों कंडीशंस में आई और वी के साथ विल और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग होता है। सो अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर थ्रेट है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर दृढ़ निश्चय है का भाव है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर एम्फेसिस किया गया यानी किसी बात पर जोर दिया गया है, तो उसी कंडीशन के अंदर ही जो है आप कहीं कहीं आई और वी के साथ विल और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग करें। जैसे हमने बोला आई विल हेल्प यू, हमने बोला कि आई विल किल यू, हमने बोला वी विल क्रैक दिस एग्जाम, हमने बोला कि यू शैल ओबे मी। तो हमारे पास जो है कहीं की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप बोलेंगे फिर खाली जगह आ गई तो क्या करेंगे। तो देखिए विल और शैल दोनों लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आई शैल हेल्प यू, मतलब कि इसमें वादा नहीं है, आई विल हेल्प यू नहीं वादा है, तो ये आप बिल्कुल परेशानी दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई खाली जगह आएगी तो विल या शैल लिखे, दोनों आ सकते हैं। बस ये है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग आप इन्हीं कंडीशंस में कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी शैल का प्रयोग हो सकता है, जो कि गलत नहीं है। अगर कोई भी सेंटेंस में आई और वी के अलावा किसी और के साथ शैल का प्रयोग मिलता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस सेंटेंस में उस बात पर जोर दिया गया है। जैसे यू शैल ओबे मी, यानी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, बात पे क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको प्लीज़ और प्लीज़ दिमाग में रखें, बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान दीजिए, एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर इफ, व्हेन, एज सून एज,
as long as, so long as, until, unless के साथ दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं। एक अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हमेशा याद रखें इसके बाद आने वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इसके ऊपर बेस्ड अभी एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। देखिए इसमें भी इफ आ रहा है लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो है, हमने बोला आई विल कॉल यू इफ यू आर फ्री। मैं तुम्हें कॉल करूंगा अगर तुम फ्री होंगे। तो बात तो फ्यूचर की चल रही है, लेकिन आप ध्यान दें कि इसमें जो है यू विल बी फ्री नहीं हो सकता, यू आर फ्री होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला शी विल जॉइन अस व्हेन वी रीच दिल्ली। वो हमें ज्वाइन करेगी जब हम दिल्ली पहुंचेंगे। तो ऑब्वियसली बात फ्यूचर की चल रही है, लेकिन आप यहाँ पर वी विल रीच दिल्ली नहीं लिख सकते, वो पूरी तरह से क्या है, गलत माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला यू विल बी हियर एज लॉन्ग एज आई एम आउट, यानी जब तक कि मैं बाहर हूँगा उस समय तक तुम यहीं रहोगे। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो है इस तरह के फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एक सिंपल फ्यूचर टेंस है, दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी चीज़ को शॉर्टकट में मैं आपसे अगर बोलूँ तो हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ, इफ, व्हेन, एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, अंटिल, अनलेस, इनके बाद आने वाले उपवाक्य में कभी भी और कभी भी वर्ब के तौर पे विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है। ये एक शॉर्टकट है ना। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि इनके बाद आने वाले के अंदर विल या शैल का प्रयोग नहीं हो सकता। इन्हीं को आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि इफ यू आर फ्री आई विल कॉल यू। आप इसी को लिख सकते हैं कि व्हेन वी रीच दिल्ली शी विल जॉइन अस। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे ऐसे लिखिए, फॉर्मूला देखिए सेम अप्लाई हो रहा है। एक सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखें। अभी दो पॉइंट्स हमारे पास अनटिल और अनलेस से रिलेटेड है, उनको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखें। अब हम बात करते हैं अनटिल और अनलेस की। देखिए अनटिल और अनलेस ये दोनों जो है नेगेटिव एक्सप्रेशंस है। नेगेटिव एक्सप्रेशंस है, इनका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला आई विल नॉट स्टार्ट द इंजन द सिग्नल टर्न्स ग्रीन। हमने बोला यू विल नॉट क्रैक द एग्जाम यू स्टडी हार्ड। तो अब हमारे पास पॉइंट ये है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि यहां पर अनटिल अनलेस दोनों में से क्या लगाना है हम बात करेंगे, लेकिन यहां से मान लेते हैं अनटिल अनलेस दोनों है। तो हमने बोला कि मैं इंजन स्टार्ट नहीं करता जब तक कि, इनका मतलब क्या है, जब तक कि सिग्नल हरा
नहीं हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ नॉट नहीं लिखा हुआ है तो भी अनटिल या अनलेस के बाद आने वाले उपवाक्य के अंदर नॉट का सेंस आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे तुम एग्जाम क्रैक नहीं करोगे जब तक कि तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करो, तो मेहनत से पढ़ाई नहीं करो या नॉट नहीं लिखा हुआ है तो भी नॉट का सेंस आएगा ही आएगा। तो ये पहला ही सवाल बनता है क्या कि अनटिल या अनलेस के बाद आने वाले उपवाक्य के अंदर नॉट नहीं आ सकता। पहले वाले में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अनटिल या अनलेस वाले के बाद में कभी भी नहीं आ सकता। ये चीज दिमाग में रखें। वहीं पे अब अनटिल आएगा या अनलेस तो हमेशा याद रखिएगा टाइम को शो करने वाले उपवाक्य से पहले अनटिल आएगा और शर्त कंडीशन को शो करने वाले उपवाक्य से पहले अनलेस आएगा। तो मैं इंजन स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक कि सिग्नल हरा नहीं हो जाता। इसका मतलब जिस समय सिग्नल हरा होगा मैं इंजन स्टार्ट करूंगा। समय की बात चल रही है तो हमने क्या लिखा, अनटिल। आप एग्जाम क्रैक नहीं करोगे जब तक कि मेहनत नहीं करते, तो इसका एग्जाम क्रैक करने के लिए शर्त क्या है, मेहनत करना। तो क्या आ गया हमारे पास, अनलेस। तो यहां पे देखिए 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि अनटिल या अनलेस के साथ 2 उपवाक्य जुड़े हुए हैं, तो एक सिंपल फ्यूचर टेंस है तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसी वाक्य को आप दूसरे की तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे कि अनटिल द सिग्नल टर्न्स ग्रीन आई विल नॉट स्टार्ट द इंजन। तो देखिए बात सेम ही है कि 2 क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, एक सिंपल फ्यूचर टेंस है तो अनटिल या अनलेस के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये पहला क्वेश्चन बनता है। सेकंड, अनटिल या अनलेस के बाद आने वाले के अंदर नो नॉट नहीं लग सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखें आप। बाद वाले में हो सकता है या जो पहले लिखा हुआ, लेकिन उसके जस्ट बाद में आने वाले में नहीं हो सकता। और तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो ये है कि अनटिल कब आएगा और अनलेस कब आएगा। तो समय को दिखाने वाले उपवाक्य से पहले, समय को शो करने वाले से पहले अनटिल आएगा और शर्त यानी कंडीशन को शो करने वाले उपवाक्य से पहले अनलेस आएगा। तो इस चीज को आप प्लीज दिमाग में रखिए, अनटिल और अनलेस से रिलेटेड। ये सिंपल फ्यूचर टेंस में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसको भी प्लीज और प्लीज दिमाग में रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है और इंग्लिश इसी तरह से सिंपल है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर फ्यूचर के और टेंसेस देखेंगे और फिर आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा उसको प्लीज जरूर दिमाग में रखें। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर।